मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के शेड्यूल 1 में संशोधन किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में इस संशोधन के माध्यम से जो जल संबंधी कार्य हैं उन पर प्राथमिकता दी गई है और यह कहा गया है कि जो ग्रामीण ब्लॉक होते हैं या उपखंड होते हैं वहां पर जल संरक्षण और जल संचयन संबंधी जो परियोजनाएं हैं उन पर एक न्यूनतम राशि अब खर्च की जाएगी। इसी से संबंधित यह शेड्यूल 1 में संशोधन किया गया है। बात अगर हम करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की, तो ये वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है जिसके माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को काम करने के अधिकार की गारंटी प्रदान की जाती है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि इसका शेड्यूल 1 क्या है और इसमें यह संशोधन जो हुआ है इसका क्या प्रावधान होता है और इस संशोधन के पीछे के उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ हो सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन फोकस के आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो मनरेगा में संशोधन हुआ है और क्या है शेड्यूल 1, इसको समझेंगे। खबर आपको बता दी गई है। तो दरअसल इसके शेड्यूल 1 में ही संशोधन किया गया है। बेसिक इसका उद्देश्य क्या है? तो बेसिक उद्देश्य है कि जो ब्लॉक लेवल होता है या उपखंड जिसको कहते हैं, वहां पर जल संरक्षण और जल संचयन जो परियोजनाएं हैं उन पर एक फिक्स राशि तय कर दी गई है, यानी कि एक अमाउंट ऐसा है जिसका एक निश्चित प्रतिशत इस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। अब देखिए, अगर मनरेगा की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि इसके अंतर्गत सरकार जो है वो जो पात्र ग्रामीण परिवार होते हैं उनके प्रत्येक वयस्क सदस्य को क्या करती थी, न्यूनतम 100 दिनों की यानी कि 100 डेज के बारे आपको अगर एक वित्तीय वर्ष में देखें तो 100 दिन की आपको एक हम कह सकते थे कि शारीरिक कार्य करने के लिए, जो कि नॉन स्किल्ड होता था, अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए आपको 100 दिन दिया जाता था और उसके बदले में आपको क्या मिलता था? आपको वित्तीय सहायता मिलती थी, यानी कि आपको उसके बदले में पारितोषिक मिलता था। यानी कि ग्रामीण नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, यही इसका उद्देश्य था। अब इसमें क्या था कि अगले 15 दिनों के भीतर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। पहले 30 दिन के लिए न्यूनतम जो आपका वेतन है उसका 1/4, यानी मान लीजिए कि अगर न्यूनतम वेतन 400 रुपए है तो पहले 15 दिन में आपको इसका 1/4 यानी कि लगभग 100 रुपए आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। और उसके बाद फिर यही 30 दिनों के लिए जब न्यूनतम वेतन, पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम वेतन 1/4 का, फिर उसके बाद ये बढ़ के आधा हो जाता था, यानी कि 400 का अगर 1/4 पहले मिल रहा है, अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 100 रुपए और बाद में ये आपको आधा यानी कि 200 रुपए हो जाएगा। अब मनरेगा का उद्देश्य ये है कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन आपको रोजगार जनरेट किया जाए आपके लिए, यानी कि जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट की एक व्यवस्था इसके तहत की गई है। अब इसी में शेड्यूल है, उसी शेड्यूल में परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन में अगर जल संरक्षण पर ध्यान दिया गया है तो उसके पीछे के उद्देश्य क्या है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम इस खबर के बाद बात करेंगे शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 क्या है? तो इसमें शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। यानी कि पहले भाग में क्या दिया गया है, आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की बात की जा रही है। अब इसमें जो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से में बात की जाएगी नियमों की, यानी कि रूल्स की। इसके 2 भाग अगर मुख्य तौर पर देखें तो पहले भाग में हम किसकी बात करेंगे? रूल्स की बात करेंगे। और वहीं पर दूसरा भाग है, इसमें हम बात करते हैं किसकी? इसमें हम बात करते हैं जैसे पहले हिस्से में क्या नियम है, यानी कि योजना के लिए कौन कौन से नियम जरूरी हैं, जैसे कि रोजगार की अवधि क्या होगी, मजदूरी की दर क्या होगी, काम की गुणवत्ता कैसी होगी, इसको लेकर जो नियम बनाए गए हैं इस शेड्यूल 1 के पहले भाग में है। इसके अलावा इसका दूसरा भाग भी है। दूसरे भाग में पूरे कार्यों की सूची दी गई, लिस्ट दी गई है कि कार्य कौन कौन से होंगे। यानी कि अगर किसी गांव में मान लीजिए कि नहर का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, वहां पर तालाब या कुएं खोदे जा रहे हैं या भूमि का संरक्षण किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें किस में दी जाएंगी? ये सारी चीजें यानी कार्यों की जो लिस्ट है वो लिस्ट किस में दी जाएगी? वो दूसरे भाग में दी जाएगी। तो इस तरह से जो शेड्यूल 1 है बेसिकली इसके 2 मुख्य तौर पर भाग हैं। तो ये आप समझ गए। अब देखिए यहां पर इसमें संशोधन अगर करना होगा तो संशोधन का तरीका क्या होगा? तो देखिए, एक तो संशोधन होगा कि पूरे के पूरे अधिनियम में ही आप बदलाव कर दें, यानी कि जो आपका पूरा अधिनियम है अगर उसमें बदलाव करना होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए आपको संसद की मंजूरी जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर केवल शेड्यूल में आप बदलाव चाहते हैं तो शेड्यूल में बदलाव के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं होती है, उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए, एक अधिसूचना के जरिए उसमें बदलाव किया जा सकता है। अब यहां पर शेड्यूल 1 में बदलाव किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले भी 24 बार बदलाव हो चुके हैं।
तो इसका मतलब नोटिफिकेशन में बदलाव के लिए संसद की, हम कह सकते हैं, मंजूरी की जरूरत यहां पर नहीं है। तो अब तक शेड्यूल 1 में 24 बार बदलाव हुए हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। और नए बदलाव में क्या मुख्य बात है, अब उस पर हम यहां पर देखेंगे। तो संशोधन का तरीका आपको पता ही हो गया कि अगर शेड्यूल में संशोधन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर एक नोटिफिकेशन निकलता है शेड्यूल में और उस अधिसूचना के जरिए इसमें संशोधन हो जाता है। लेकिन अगर पूरे के पूरे अधिनियम में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत होती है। अब देखिए नया बदलाव क्या है, मुख्य तौर पर हम आज बात इसी पर करने वाले हैं। नया बदलाव ये है, नए बदलाव में आप देखिए पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ चीजें तय होती थी, अब उसको ब्लॉक लेवल पर कर दिया गया है। यानी कि अब देखिए कुछ बदलाव पहले भी हुए थे, उसमें से अगर आप देखेंगे तो जैसे पहले के बदलाव अगर आप देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पैराग्राफ जो 4 है इसमें शेड्यूल 1 में पैराग्राफ 4 में एक उप पैराग्राफ 2 के तहत एक नया प्रावधान किया था, जिसमें कि जो उप पैराग्राफ 2 था उसमें कार्यों की प्राथमिकता जो है उसके क्रम को तय करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा, यह बात कही गई थी। यह निर्णय ग्राम सभा की बैठक में होगा, यह बात पहले, इससे पहले जो बदलाव था उसके अंतर्गत कही गई थी। आप ग्राम सभा जानते हैं कि ये स्थानीय सभा यानी कि लोकल असेंबली होती है, जिसमें कि गांव या ग्रामीण क्षेत्र के सभी जो एडल्ट लोग होंगे यानी कि जो वयस्क लोग होंगे, वयस्क नागरिक होंगे, वो इसके सदस्य या मेंबर होते हैं। अब इसमें निर्णय का आधार क्या होता है, यानी कि कोई भी इसमें परिवर्तन होगा तो उसमें निर्णय का बेस क्या होगा, बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होगा, वो उस क्षेत्र की क्षमता को देखा जाता है, उसकी उस क्षेत्र की जरूरतें क्या है उसको देखा जाता है, उस क्षेत्र के संसाधन क्या है इसको देखा जाता है। उसी तरह से एक नया बदलाव अभी हुआ है 2024 का, पिछले बदलाव जो उपखंड 2 के तहत हुआ था उसके बाद ये नया बदलाव है, जिसमें कि ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ चीजें होती थी उसको ब्लॉक लेवल पर ले जाया गया है। क्या प्रावधान था उसको देखिए। पहले ये प्रावधान था कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता था वो ये सुनिश्चित करता था कि मनरेगा में जो राशि खर्च हो रही है, जितना भी अमाउंट आवंटित है, उसका लगभग 60% जो था वो खर्च किस पर था, कृषि और एलाइड एक्टिविटीज पर, यानी कि कृषि पर और उससे संबंधित, एलाइड का मतलब संबंधित, जैसे कि वो भूमि हो सकती है, वो जल हो सकता है, वो पेड़ पौधे के डेवलपमेंट से संबंधित हो सकता है, इस पर कृषि और संबंधित गतिविधियों पर 60% खर्च होगा। ये कौन तय करता था, तो ये जिले स्तर पर तय होता था। यानी कि पहले की व्यवस्था के अंतर्गत आप देखें तो जिला स्तर पर यह चीज तय किया जाता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करता था। अब नया प्रावधान जो किया गया है शेड्यूल 1 में चेंज के तहत, उसके बाद क्या हुआ है कि नए प्रावधान में अब ये चीज आ गई है कहां पर, तो ये आ गई है ब्लॉक लेवल पर। यानी कि जो चीज पहले जिला स्तर पर थी अब वो कहां पर आ गई है, ब्लॉक लेवल पर आ गई है। अब ब्लॉक लेवल में भी मुख्य तौर पर क्या चेंज है, पहले था कि कृषि और संबंधित यानी एलाइड फील्ड, अब यहां पर चेंज ये है कि भूजल स्थिति के आधार पर यहां पर तय होगा, यानी कि भूजल से संबंधित गतिविधियों पर, भूजल की पहले उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है कुछ क्षेत्रों का, और उसी के आधार पर जो मनरेगा में जो भी राशि आवंटन है उसका निश्चित प्रतिशत इस वर्गीकरण के आधार पर आवंटित किया जाएगा, जो कि खर्च किस पर होगा वो आपको पता चलेगा, यानी कि जल संरक्षण पर, जल संचयन पर और जल से जुड़े कार्यों पर अब खर्च होगा। जो व्यवस्था पहले कृषि और एलाइड एक्टिविटीज के लिए थी वो अब राशि भूमि के वर्गीकरण के आधार पर, जो कि जल के दोहन पर आधारित है, उस पर आधारित जल संरक्षण, जल संचयन और जल से जुड़े कार्यों पर खर्च होगा। भूमि के वर्गीकरण को पहले देख लीजिए। तो भूजल का आकलन ब्लॉकों को 4 श्रेणियों में डिवाइड करता है। ब्लॉक अब 4 श्रेणियों में डिवाइड होंगे, किसके आधार पर, तो भूजल का कितना वहां पर दोहन है उसके आधार पर। जहां पर बहुत ज्यादा दोहन है वहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी है, यानी अति दोहित वो श्रेणी है, और इस श्रेणी में 100% से के इक्वल या उससे ज्यादा अगर भूजल का दोहन हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड कंडीशन होगी। और दूसरी श्रेणी हमारी है क्रिटिकल, यानी कि 90 से 100% के बीच में जहां पर होगा दोहन वो क्रिटिकल स्थिति है, दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी है जो 70% से लेकर 90% के बीच में जहां पर भूजल का दोहन हो रहा है, यानी कि सेमी क्रिटिकल कंडीशन, अर्ध गंभीर श्रेणी है। और चौथी जो सेफ कंडीशन है जो 70% से कम, जहां पर भूजल का दोहन हो रहा है। तो इन 4 श्रेणियों को पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर ऊपर की जो 2 श्रेणियां हैं, यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल, इन श्रेणियों में जहां भी ये श्रेणी के अंतर्गत ब्लॉक आएगा उन ब्लॉकों को यह माना जाएगा कि जितना भी मनरेगा में आवंटित राशि है इन ब्लॉक्स में
उसका 65%, कितना 65%, किसको किसको, ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल श्रेणी की जो भी ब्लॉक्स आपके होंगे वहां पर 65% जल संरक्षण, जल संचयन और जल से जुड़े कार्यों पर खर्च होगा। इसके अलावा जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी है यानी अर्ध गंभीर श्रेणी है, वहां पर कितना खर्च होगा, तो वहां पर 40% जो राशि है आवंटित मनरेगा को जो राशि है उसका 40% किस पर खर्च होगा, जल संरक्षण, जल संचयन और जल से जुड़े कार्यों पर। वहीं पर जो सेफ कैटेगरी यानी सुरक्षित श्रेणी है, जहां पर भूजल का जो निकासी है, जो दोहन है वो कम है, तो वहां पर 30% जो है वो इस पर खर्च करना अनिवार्य बना दिया गया है नए शेड्यूल 1 में संशोधन के बाद। तो यही पूरा का पूरा मसला था। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य यह है कि जल जो है वो कृषि के लिए सबसे आवश्यक चीज है, और जल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कृषि संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी को ठीक करने के लिए एक जो हम कह सकते हैं मूलभूत या आधारभूत चीजों पर फोकस करना, तो जल अगर उसको संरक्षित नहीं करेंगे, जल से संबंधित चीजों को हम संरक्षण नहीं करेंगे, उसको संरक्षित नहीं करेंगे, तो उससे जुड़ा हुआ जो सबसे प्रमुख जो हमारा फील्ड है यानी कृषि क्षेत्र है वो प्रभावित होगा। और भविष्य के कृषि संकट को टालने की एक तरह से यह मुहिम है। तो मनरेगा में जल संबंधी कार्यों पर न्यूनतम खर्च को अनिवार्य बना दिया गया है, विशेष तौर पर जहां पर भूजल की जो हम कह सकते हैं निकासी बहुत ज्यादा है वहां पर ज्यादा खर्च किया जाएगा, जहां पर कम है उसी क्रम में उसी श्रेणी के हिसाब से कम खर्च किया जाएगा, जिससे कि जल संरक्षण हो सके, जल का संचयन हो सके और साथ साथ कृषि संबंधी जो परियोजनाएं चल रही हैं, मान लीजिए कि कृषि से संबंधित जल को उपलब्ध कराने के लिए अगर किसानों के लिए कोई योजना है तो उस राशि का खर्च उस योजना पर किया जाएगा, न कि बाकी चीजों पर। तो कहने का मतलब यह है कि जल से संबंधित जो भी मूलभूत चीजें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए अब इसकी एक विशेष राशि को तय कर दिया गया है श्रेणीवार कि इतनी राशि जल संरक्षण, जल संचयन और इससे संबंधित योजनाओं पर खर्च की जाएगी। और ये कब किया गया है, तो शेड्यूल 1 में संशोधन के बाद किया गया है। अब देखिए इसमें अगर राज्यवार संभावित क्षेत्र के बारे में बात करें तो अलग अलग राज्यों में कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, तो क्योंकि ब्लॉक लेवल पर ये पूरा का पूरा संशोधन है, तो इसमें अगर कुल ब्लॉकों की संख्या देखें तो 6746 ब्लॉक में से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग श्रेणीवार जिसमें ओवर एक्सप्लॉइटेड जो श्रेणी है लगभग आप देख सकते हैं 11.13% इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि लगभग 751 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर स्थिति क्या है, अतिदोहित स्थिति है, ओवर एक्सप्लॉइटेड कंडीशन है। वहीं पर दूसरी आपकी 3.05% जो क्रिटिकल श्रेणी में है। अब इन दोनों श्रेणियों के लगभग 11 और 3 ये आपके लगभग हो जाते हैं 14 साढ़े 14%। इसको अब यहां पर खर्च कितना होगा, तो 65% खर्च होगा मनरेगा की आवंटित राशि का। वहीं पर सेमी क्रिटिकल जो श्रेणी है इसमें 711 ब्लॉक हैं जहां पर 10.54% है, यहां पर कितना खर्च होगा, तो 40% खर्च होगा। वहीं पर सुरक्षित या सेफ ब्लॉक की बात कर ले तो 73.39% है, तो यहां पर हम 30% ही जल संचयन और जल संरक्षण और उससे संबंधित चीजों पर खर्च करेंगे। सबसे अधिक लाभ पाने वाले राज्य कौन होंगे इसमें, तो लाभान्वित होने वाले सर्वाधिक राज्यों के अंतर्गत राजस्थान जहां पर 214 इस तरह के ब्लॉक हैं, दूसरे नंबर पर पंजाब जहां पर 115, तमिलनाडु 106, हरियाणा 88 और उत्तर प्रदेश 59। ये क्रमशः सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्यों का नाम आप यहां पर देख सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 1 में इस चेंज का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ होगा। तो अब आपकी बारी है अभ्यास प्रश्न का जवाब देने की। अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं और जवाब आपसे अपेक्षित रखते हैं। मनरेगा के शेड्यूल 1 में नए संशोधन के अनुसार जल संबंधी कार्यों पर न्यूनतम खर्च का अनुपात ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉकों में कितना है, 30%, 40%, 50 या 65%। तो उम्मीद ही नहीं कि विश्वास है कि आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।